Hello everyone, I am Srishti from Team Decipher. So after so many sessions on economic survey, let's continue with the national income again. Today we will be talking of cost and price of national income. So let's start with the cost. See, if income of an economy, that is value of its total produced goods and services, may be calculated at either factor cost or market cost. So दो तरह की कॉस्ट्स होती हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट. दोनों तरीके की कॉस्ट्स में नेशनल इनकम या इकोनॉमी की जितनी भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो कैलकुलेट की जा सकती है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? वी कैन नो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. लेट्स अंडरस्टैंड. सी, बेसिकली फैक्टर कॉस्ट is the input cost which the producer has to incur in the process of producing something. तो जब प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस कर रहा होता है, जब हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो जो इनपुट कॉस्ट आती है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, रॉ मटेरियल्स, लेबर, इंटरेस्ट, पावर, रेंट एटसेट्रा, तो जब ये सारे इनपुट्स की कॉस्ट को मिलाते हैं, दैट इनपुट कॉस्ट इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट. दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज फैक्ट्री प्राइस और प्रोडक्शन प्राइस और प्रोडक्शन कॉस्ट. वी कैन से देयर इज नथिंग बट द प्राइस ऑफ कमोडिटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स साइड. तो जो प्रोड्यूसर की तरफ से कॉस्ट जनरेट होती है, जो प्राइस ऑफ कमोडिटीज वो यूज करता है उससे जनरेट होता है, वो होती है फैक्टर कॉस्ट. While the market cost is derived after adding the indirect taxes to the factor cost of product. It means the cost at which the goods reach the markets, that is showroom. तो market cost क्या होती है हमारी? जो कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने के बाद, इनपुट्स, रॉ मटेरियल यूज करने के बाद, लेबर, रेंट, इंटरेस्ट यूज करने के बाद जो फैक्टर कॉस्ट निकल के आती है, उस पे जब हम गवर्नमेंट के द्वारा लगाए हुए इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देते हैं, तो हमारी मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस निकल के आ जाता है. वो प्राइस, वो कॉस्ट जिसपे हम वो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सेल करते हैं, दैट इज मार्केट कॉस्ट. दिस इज वेरी इजी. मतलब फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट आर वेरी इजी कॉन्सेप्ट. फैक्टर कॉस्ट पे अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं, दैट मेक्स द मार्केट कॉस्ट. दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्स फैक्ट्री प्राइस. द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द सेनवेट, सेंट्रल एक्साइज, central sales tax, which are paid by the producers to the central government in India. So after that, the weight of states tax are also added to finally derive the market cost. For example, VAT. अब market cost केवल indirect सेंट्रल कॉस्ट या सेंट्रल टैक्सेस नहीं होते हैं, साथ में वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि स्टेट अलग अलग इम्प्लीमेंट करता है और स्टेट अलग अलग चार्ज करता है, वो भी ऐड करने पड़ते हैं. तो गुड्स एंड सर्विसेज एक प्रोड्यूसर ने बनाए, लेबर, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस प्लस कमोडिटी के चार्जेस, रॉ मटेरियल सब कुछ लगाने के बाद वो फैक्टर कॉस्ट पे गुड आया, और वो गुड एंड सर्विसेज फिर उस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सेंटर ने लगाए, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एक्साइज, सेनवेट, ये सब ऐड और प्लस माइनस करने के बाद देन जब हमारे स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में गुड्स जाते हैं या सर्विसेज जाती हैं, तो जब स्टेट रेलिवेंट टैक्स लगता है, स्टेट में जो पर्टेनिंग टैक्स है, वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स, तब वो उस टैक्स को, उस इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करने के बाद मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस पे पहुंचता है. So did you get the point that both taxes pertaining to the center and then taxes of different states are added to derive the market cost? In India, income is calculated at factor cost, and so in the case of most of the developing countries, but among the developed economies, it is calculated at the market cost. Can you tell the difference, why it is different in the developing economy and different in the developed economies? What could be the reasons? Can you guess? Okay, let me tell you. The reasons are lack of uniformity in taxes and goods are not printed with their prices.
and so many other reasons like this only. So डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया में हम फैक्टर कॉस्ट पे ही नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, जो कि वो रियल पावर ऑफ प्रोडक्शन, जो रियल कैपेसिटी ऑफ द कंट्री या इकोनॉमी होती है, टैक्सेस को अवॉइड करके, सब्सिडीज को अवॉइड करके, क्योंकि वो टैक्सेस एंड सब्सिडीज डिफरेंट होते हैं अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग, तो उसके बेसिस पे कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल. सो जब नेशनल इनकम हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन फैक्टर कॉस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज, बट जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जहाँ पे यूनिफॉर्म टैक्सेस होंगे या टैक्सेस नील टैक्सेस होंगे, तो वहां पे हमारा जो फैक्टर कॉस्ट होगा वो मार्केट कॉस्ट के बराबर ही होगा ऑलमोस्ट. तो हम वहां की नेशनल इनकम कॉस्ट की कैलकुलेट की जाती है मार्केट कॉस्ट पे. दैट इज द रीजन. In present time, we see a great degree of tax-related uniformity coming to India, to the extent the central taxes are concerned, but the state taxes are neither single or nor uniform. But once the GST is implemented, I think this irregularity will end. See, what happens कि in India is the सिचुएशन इज कि हमारे सेंट्रल टैक्सेस या सेंटर रिलेटेड जितने भी टैक्सेस हैं उसमें तो यूनिफॉर्मिटी है, बट द ओनली प्रॉब्लम अराइजेज जहां पे वैट या स्टेट रिलेटेड टैक्सेस की बात आती है. जब स्टेट्स में डिफरेंट टैक्सेस हो जाते हैं, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. देयर हैज नो यूनिफॉर्मिटी. सो दैट्स वाई I think this problem will end जब goods and service tax introduce हो जाएगा and GST will be uniformly applied everywhere. So this problem will be having an end solution. Though for statistical purposes, income at market cost is also released by the central statistical organization. तो central organization हमारा income at market cost भी release करता है, but national income जो हम consider करते हैं वो NNPFC होता है. NNPFC means net national product at factor cost, national income. Now let's talk about the price. What is price? Income can be derived at two prices. What are those? Constant price and current price. So what is the difference between the both? See, the difference in the prices at the constant and current price is only that of impact of inflation. Is considered stand still at the year of past, and this year of past is also known as base year in the case of constant price. तो constant price के केस में हम inflation को stand still मान लेते हैं, constant मान लेते हैं, and उस year को हम base year की तरह use करते हैं. And when in the current price, the प्रेजेंट डे इन्फ्लेशन इज एडेड. हम करंट प्राइस में इन्फ्लेशन, प्रेजेंट डे इन्फ्लेशन को ऐड कर देते हैं. सो लेट मी टेल यू दैट इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज राइजेस and consequently the purchasing power of currency falls. तो इन्फ्लेशन इज द पोजीशन और द कंडीशन वी कैन से जहां पे रेट ऑफ प्राइसेस या लेवल ऑफ प्राइसेस बढ़ते जाते हैं एंड हमारी परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी. तो जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि 10 रुपए, आज से 10 साल पहले 10 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी, बट आज 10 रुपए की वो वैल्यू नहीं है. तो वो जो परचेजिंग पावर वो 10 रुपए में होती थी वो दिन पर दिन घटती चली जा रही है. दैट इज कंसिडर्ड एज इन्फ्लेशन, we can say in general language. Current price is basically the maximum retail price which we see printed on the goods selling in the market. As per the new guidelines, the base year in India has been revised from 1993 to 94 to 2004 to 2005. It means that earlier for deriving the price of national income we used to take 1993 and 94 as the base year, while now it has been revised and we take 2004 and 5 as the base year. तो पहले हम ये constant price वाला जो base year लेते थे वो हमारा 93 और 94 होता था, बट अब उसको रिवाइज करके गवर्नमेंट ने 2004 और 5 कर दिया है. तो फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम हम बेस ईयर लेते हैं 2004 and 5. Here one more important aspect of the income needs to be understood. That is, income of the person has 3 forms. तो 3 तरह की इनकम होती है एक इंसान के पास, और वो 3 तरह की इनकम्स क्या है?
3 बार वो छन छन के आती है. लेट मी टेल यू इन जनरल लैंग्वेज, इन कॉमन लेमैन लैंग्वेज. फर्स्ट form is nominal income. Nominal income is, that is the wage someone gets in hand per day or the per month. तो for example we can say CTC, जो हमारी सैलरी का CTC is तो वो जो वेज जो पर डे या पर मंथ या पर ईयर हमारे हाथ में आ रही है वो नॉमिनल इनकम हो गई. The second form is real income. Real income means actually the real income. Nominal income means minus present day of inflation. Income तो हमें मिल रही है, but वो income जो हमें जो पैसे या मनी या करेंसी हमें मिल रही है वो हम कितना यूज कर सकते हैं. तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन हम माइनस कर देते हैं उसमें कि उससे हमारी परचेजिंग पावर कितनी है, हम उसको यूज कितना कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने में. तो वो इन्फ्लेशन को अप्लाई करने के बाद जो नॉमिनल इनकम बचती है वो रियल इनकम होती है. एंड द लास्ट वन इज डिस्पोजेबल इनकम. Disposable income, as the name suggests, the net part of wage which is free to be used, derived after deducting the direct taxes from the real or nominal income. तो जो हमारी रियल या नॉमिनल इनकम जो भी है उससे हम जब डायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल CTC में से हमने अपना इनकम टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को, तो इनकम टैक्स पे करने के बाद जो हमारे पास इनकम बची जिसको हम यूज करेंगे फाइनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर आवर सेविंग्स, फॉर आवर इन्वेस्टमेंट्स, तो वो जो फाइनल इनकम जो हमारे हाथ में आई है जिसको हम डिस्पोज करेंगे मतलब जिसका यूज करेंगे हम अपने कंजम्पशन के लिए, फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए, उस इनकम को जो हम डिस्पोज कर सकते हैं उसे बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम. सो today we discussed the prices of national income. We'll come again with another session on the same. Till then, thank you for watching. Please do comment in the comment box, subscribe us, like us and share us on the Facebook. And for many more things, please visit our website decipheris.com. And for any query related to subjects or any suggestions, you may please write to us. Up to my next session, take care and bye-bye.